हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की इस कक्षा के अंदर, जहां पर हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है फिजिक्स का 2026 के लिए, जो 2026 में नीट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए, वो भी हिंदी माध्यम के लिए। और आज इस क्रैश कोर्स की हम सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं और वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं विमा और विमीय विश्लेषण क्या क्या चीजें होती हैं। एक क्वेश्चन हर साल आता है, पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है कि ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। एक्चुअल में चैप्टर नंबर 1 जो है ना हमारा, वो 12 नंबर के लिए आता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन होगा हमारा एरर का, एक क्वेश्चन होगा डायमेंशन का, और एक क्वेश्चन हमारा डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पर। वो डायमेंशन का भी दे सकता है और वो एरर का भी दे सकता है। तो बेसिकली यहाँ से 3 क्वेश्चन आने कन्फर्म्ड है। अगर तुम पिछले 6 साल का ट्रेंड देखोगे तो हर साल यहाँ से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और 3 क्वेश्चन आने का मतलब है कि यहाँ से 12 नंबर का जो है बिल्कुल ठोस आ रहा है। तो उन्हीं 12 नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे अपने, ठीक है। और ये सेकंड वीडियो है इस क्रैश कोर्स की। इससे पहले जो मैंने बताया है उसके अंदर मैंने बताया था कि भौतिक राशियां वगैरह जो है वो क्या होती है। हालांकि वहां से उस वीडियो से कुछ नहीं आना है, बट वो वीडियो हमारी हेल्पफुल होने वाली है बाकी फिजिक्स को समझने के लिए, इसलिए वो पढ़ाई गई थी। यहाँ से जो है, यहाँ इस वीडियो से हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है हमारा वो है विमा, कि विमा क्या होती है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, एक्चुअल जो डेफिनेशन होती है वो होती है, विमा वे घातें होती हैं जिन्हें किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को लिखने के लिए मूल मात्रकों पर लगाते हैं। मैं लिख भी देता हूं क्या होता है। तो अगर हमसे कोई ये पूछता है कि ये बताओ विमा क्या होती है, व्हाट इज विमा, तो हम उसको बताएंगे कि विमा वे घातें होती हैं, वे घातें होती हैं जिन्हें किन्हीं भौतिक राशि के, किन्हीं भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रकों को लिखने के लिए मूल मात्रकों पर लगाते हैं। अभी डेफिनेशन जो है याद भी होनी चाहिए और ये हमें समझ में भी आनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो पहले तो इसको याद कर लो कि विमा क्या होती है। विमा वे घातें होती हैं जिन्हें किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्राओं को लिखने के लिए हम मूल मात्रकों पर लगाते हैं। बट ये हमारी प्रैक्टिकल में कैसे आ रही है, इस चीज को समझते हैं कि इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंट क्या है। देखो, जैसे हमें बल का मात्रक लिखना है, बल का मात्रक हमें लिखना है, तो बल का मात्रक जो है हमको पता होगा, ये होगा न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। बट न्यूटन जो मात्रक होता है वो हमारा होता है एक व्युत्पन्न मात्रक। ये न्यूटन किस तरह का मात्रक है? न्यूटन है हमारा व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। ये हमारा मूल मात्रक नहीं होता है। न्यूटन हमारा होता है क्या चीज? व्युत्पन्न मात्रक। बट न्यूटन बना कैसे है? न्यूटन देखो कैसे बना है। बल होता है हमारा द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए क्या हो गया हमारा? द्रव्यमान के लिए यूनिट हो गई केजी, किलोग्राम। और त्वरण की क्या होती है? त्वरण की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम के लिए होती, मतलब त्वरण के लिए होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और द्रव्यमान के लिए होती है किलोग्राम। तो अगर मैं ये देखूं कि किलोग्राम की पावर कितनी है? 1, मीटर की घात कितनी है? 1, और सेकंड की घात कितनी है? -2। ये नीचे तो +2 है, ऊपर जाएगी मीटर के पास तो कितनी हो जाएगी? -2। तो अब विमाएं क्या है? विमाएं हैं ये चीजें कि ये जो 1 लिखा हुआ है, ये जो 1 लिखा हुआ है, ये जो -2 लिखा हुआ है ना, ये है विमा। तो हमें एक भौतिक राशि थी बल नाम की, उसका एक व्युत्पन्न मात्रक लिखना था न्यूटन नाम का, जिसको लिखने के लिए हमने क्या किया? हमने केजी की पावर क्या लिखी? 1 लिखी। और जो m होता है मीटर, उसकी पावर भी कितनी लिखी? उसकी घात भी 1 लिखी। और जो s फॉर सेकंड होता है उसकी घात कितनी लिखी? -2 लिखी। तो द्रव्यमान की विमा कितनी हुई यहाँ पर? 1। जो हमारी लंबाई होती है उसकी विमा कितनी हुई हमारी? 1। जो समय होता है उसकी विमा कितनी हुई हमारी? -2। तो इन सब विमाओं का यूज करके 1, 1 और -2 का यूज करके हमने क्या बनाया है? हमने न्यूटन बनाया है, जो कि किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। और किस तरह का मात्रक है? ये हमारा है व्युत्पन्न मात्रक। तो विमा की परिभाषा ही इस बात को बोलती है कि विमा वे घातें होती हैं। विमा ये नहीं है, विमा तुमने ये MLT, ये विमा नहीं होती है।
अगर आपको अभी तक ऐसा लगता हो कि MLT जो होता है ये ऐसे लिख देना जो होता है विमा होता है, नहीं, ये विमा नहीं होती है। विमा होती है इनके ऊपर लिखी हुई घातें, यहाँ जो लिखी हुई घातें होती है ना, ये विमा होती है। जैसे मान लो कि चीज का फॉर्मूला लिखा मैंने, एक सूत्र लिखा ML2T-2, तो ये पूरी विमा नहीं है। विमा है ये 1 जो लिखा हुआ है, ये 2 जो लिखा हुआ है, ये -2 जो लिखा हुआ है, ये होता है विमा। तो विमा वे घातें होती हैं जिन्हें किसी भौतिक राशि के, ये एक भौतिक राशि है, इसके व्युत्पन्न मात्रक को लिखने के लिए जो मूल मात्रक होते हैं हमारे, उन पर हम लगाते हैं। तो इस तरह से बनती है हमारी विमा की डेफिनेशन। अब विमीय विश्लेषण क्या होता है? विमीय विश्लेषण होता है विमाओं का प्रयोग करके फिजिक्स की कुछ चीजों को सोल्व करना, भौतिक विज्ञान की कुछ चीजों को सोल्व करना, या कुछ चीजों को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा आसान बनाना, या फिर कोई नई चीज इन्वेंट करना, नई चीज की खोज करना, तो वो होता है हमारा विमीय विश्लेषण। यानी हम ये विमाओं के जो रूल हैं इनको इतने अच्छे से पढ़ते हैं ताकि हम इनका यूज अपनी फिजिक्स को, अपनी भौतिकी को इम्प्रूव करने में, उसको अच्छा बनाने में हम कर सकें। तो यहाँ इस स्लाइड में मैंने तुमको बताया कि विमा क्या होती है और विमीय विश्लेषण क्या होता है। विमीय विश्लेषण होता है कि हम विमाओं के रूल्स को पढ़ते हैं और उनको अप्लाई करते हैं अपनी और बाकी चीजों में, जहां पर भी हमें फिजिक्स के अंदर यूज कर सकते हैं उनको। और ये भी मैंने तुमको बताया कि MLT विमा नहीं है, ML और T इनकी पावर में जो दिया हुआ है उनको विमा बोला जाता है, ना कि इन पूरे को। ये तो पूरा पूरा जो होता है ना, ये पूरा ये हमारा m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -2, ये तो हमारा बोला जाता है विमीय सूत्र। तो ये पूरा पूरा जो है ये तो है विमीय सूत्र। बट अगर हमसे केवल पूछी जाती है कि विमा क्या होती है, तो विमा मैं बता देता हूँ। सपोज करो इस तरह से लिखा हुआ है M1L2T-2, तो ये पूरा पूरा हो गया हमारा विमीय सूत्र। बट यहाँ पर जो विमा है, विमा क्या चीज है? विमा है हमारी ये 1 जो लिखा हुआ है, ये 2 जो लिखा हुआ है, और ये -2 जो लिखा हुआ है। इसके बाद अब आगे देखते हैं कि विमा और विमीय विश्लेषण के अंदर हमें और आगे क्या चीजें पढ़नी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उपयोग। अब हमने विमा को समझा क्या होता है, विमीय विश्लेषण मैंने बताया कि विमाओं के उपयोग समझने हैं बेसिकली हमें, कि विमाओं का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि हम विमाओं का या फिर विमीय विश्लेषण का जो ये मेथड है हमारा, ये जो हमारा एक तरह से ऐसा समझ सकते हो कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को करने की जो छोटी सी एक हमारे पास ट्रिक है, हम इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं अपनी फिजिक्स के अंदर। तो पहला क्या लिखा हुआ है? पहला हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि भौतिक सूत्रों की जांच। तो सबसे पहला वाला, तो विमीय विश्लेषण का हम यूज कर सकते हैं भौतिक सूत्रों की जांच करने में। क्या? किस चीज की जांच करने में? सपोज करो जैसे बल होता है, बल बराबर होता है हमारा द्रव्यमान और गुणा त्वरण। तो क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है? इस चीज की जांच किससे कर सकते हैं? हम विमीय विश्लेषण से कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि वेग बराबर, सपोज करो वेग बराबर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है हमारा विस्थापन बटे समय, या समय अंतराल। तो इस फॉर्मूले की अगर मुझे चेक करना है कि भाई ये फॉर्मूला सही भी लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, तो इन सब चीजों के लिए हम विमीय विश्लेषण का यूज कर लेते हैं। दूसरा क्या है? नई राशियों के सूत्र व्युत्पन्न करना। तुमने सोचा होगा कि यार ये नए नए सूत्र जो हैं, ये नए जो फॉर्मूलाज हैं, ये बनते कैसे हैं? कैसे हमें पता चल रहा है कि F बराबर जो है वो M इंटू ए ही है, वो F बराबर M स्क्वायर A नहीं है? ये सब चीजें हमको कैसे पता चल रही है, या कैसे हम कह पा रहे हैं कि यही वाला सही है, ये वाला गलत है? तो इन सब चीजों की भी हम जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर हमें विमाओं का अच्छे से ज्ञान हो और हम विमाओं का यूज करना जानते हो, हम विमाओं का विश्लेषण करना जानते हो। तो थर्ड क्या है? इकाइयों का रूपांतरण। इकाइयों का रूपांतरण क्या है? यहाँ पर इकाइयों से क्या मतलब है? इकाइयों से यहाँ पर मतलब है हमारा मात्रक। तुमने देखा होगा ना कि टीचर्स जो है पढ़ाते हुए इस बात को बोल देते हैं कि भाई ये जो है ना एम केस में बदल के यूज करना। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड में बदल करके यूज करना, या ये CGS सिस्टम में यूज करना। CGS क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इस सिस्टम के अंदर यूज करना कि भाई सबकी सब जो भौतिक राशियां होती हैं किसी न्यूमेरिकल के अंदर, वो सबकी सब हमें एक ही सिस्टम में परिवर्तित करनी होती हैं। उनको हम एक ही पद्धति में बदलते हैं, मात्रकों की अलग अलग पद्धति में नहीं बदल कर यूज करते। अगर हम उनको अलग अलग पद्धति में रहने देंगे तो जब हम उनकी गुणा भाग करेंगे तो हमारे आंसर्स में क्या आएगा? पावर वगैरह की क्या आ जाएगी? मिस्टेक आ जाएगी। हो सकता है कभी कभी नंबर्स की मिस्टेक आ जाए। तो
इसलिए इकाइयों का जो मात्रक होते हैं उनका एमकेएस से सीजीएस में परिवर्तन, सीजीएस से एमकेएस में परिवर्तन, ये सब भी हम किसकी सहायता से कर सकते हैं? विमीय विश्लेषण की सहायता से कर सकते हैं। अगर हमें विमाओं की जानकारी होगी तो हम इन सब चीजों को कर सकते हैं। कौन कौन से काम कर सकते हैं हम? कि भौतिक सूत्रों की जांच कर सकते हैं। कोई हमें किसी ने भौतिक सूत्र दे दिया तो हम बता सकते हैं कि वो सही है या फिर वो गलत है। दूसरा क्या है? हम नई राशियों के सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हैं। हमें उसने कह दिया कि भाई बल के बीच में और एनर्जी के बीच में और कार्य के बीच में रिलेशन बना के बताओ, तो इस रिलेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं किससे? विमीय विश्लेषण की सहायता से। तो नए नए सूत्रों का निर्माण हम कर सकते हैं विमीय विश्लेषण की अगर हमें जानकारी है तो। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है इकाइयों का रूपांतरण। अभी मैंने बताया था कि मात्रकों की जो पद्धतियां होती हैं, मात्रकों की हमारे पास होती हैं 3 पद्धति। मैं ये भी शॉर्ट में बता देता हूँ थोड़ा सा, हालांकि इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मात्रकों की 3 पद्धति होती है। मात्रकों की पद्धति कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी एमकेएस, एक होती है हमारी सीजीएस और एक होती है हमारी एफपीएस। तो मेन जो होती है हमारी ये 3 पद्धतियां हैं मात्रकों की। एमकेएस का मतलब होता है मीटर और किलोग्राम, किलोग्राम और सेकंड। और सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और जी फॉर ग्राम होता है, और एस फॉर होता है फिर से सेकंड। ऐसे ही होता है हमारा फीट, और दूसरा वाला पी फॉर होता है पाउंड, और थर्ड वाला होता है सेकंड। अभी है क्या चीज? ये तो फुल फॉर्म लिख दी मैंने, एमकेएस की मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस की सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस की फुल पाउंड सेकंड। ये मतलब क्या है इस चीज का? इसका मतलब ये है कि अगर हम एमकेएस सिस्टम को यूज करना चाह रहे हैं तो अगर हमारे सामने लंबाई आएगी तो लंबाई हमेशा मेजर करेंगे हम किसमें? लंबाई को किसमें मापेंगे? हम मीटर के अंदर। हम मास को, द्रव्यमान को किसमें नापेंगे? हम किलोग्राम के अंदर। और समय किसमें नापेंगे? हम सेकंड के अंदर। ऐसे ही अगर हम यूज कर रहे हैं अपने न्यूमेरिकल के अंदर, अपने जो क्वेश्चन है हमारे उसके अंदर अगर हम यूज कर रहे हैं सीजीएस सिस्टम का, तो सीजीएस सिस्टम में हमें जो है लंबाई तो रखनी है किसमें? सेंटीमीटर में। हमें जो उसका द्रव्यमान है वो किसमें रखना है? ग्राम में। और समय किसमें यूज करना है? सेकंड के अंदर। एफपीएस जनरली हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर एफपीएस भी करना हो तो लंबाई किसमें यूज करनी होगी? फीट के अंदर। जो हमारा मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो किसमें यूज करेंगे? पाउंड के अंदर। और जो समय होता है वो किसमें यूज होगा? सेकंड के अंदर। तो ये मात्रकों की मेन 3 पद्धतियां होती हैं। इसके अलावा भी एक होती है जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम नाम से पता चल रहा है, ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? इसमें होती है हमारी 7 + 2 टोटल 9 होती है। वीडियो पड़ी हुई है, देख लेना। फिलहाल तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सपोज करो तुमको एमकेएस पद्धति के मात्रक को बदलना है सीजीएस की पद्धति के अंदर, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? विमीय विश्लेषण का यूज कर सकते हैं और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। और किन किन चीजों में विमीय विश्लेषण का यूज होता है? समीकरण की जांच करने में भी होता है। अगर कोई पहले से समीकरण वगैरह हमें दी हुई है तो उसकी सत्यता की जांच करने में भी हम जो है यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये जो मेथड है हमारा, यानी विमा का जो कंसेप्ट है पूरा, और विमीय विश्लेषण जो है हमारा, ये इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हर जगह काम कर रहा है। ये तो फिजिक्स में जितनी चीजें हम सोचते हैं सब में अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये तो पूरा पूरा जो फिजिक्स है वो इसी पर डिपेंड करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ऐसा? क्योंकि हर एक चीज में ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर केवल क्वालिटीज क्वालिटीज ही हो। चीजों के जो होते हैं ना, उसके अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। हर एक चीज के अंदर होती है। मेरे अंदर भी होगी, तुम्हारे अंदर भी होगी, ठीक है। तो हर एक चीज के प्रोस भी होते हैं और हर एक चीज के कॉन्स भी होते हैं। हर एक चीजों के अंदर कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बात होती हैं। ऐसे ही अब तक जो हमने पढ़ा है वो विमीय विश्लेषण के बारे में और विमाओं के बारे में सब बातें जो होती है वो अच्छी अच्छी बातें थी। अब हम अगले स्लाइड में ये पढ़ने वाले हैं कि विमीय विश्लेषण जब इतना अच्छा टॉपिक है, जब ये इतनी सारे काम अकेला कर देता है, तो क्यों हमने केवल इसको पहले चैप्टर में पढ़ा है 11th के, और उसके बाद पूरी फिजिक्स के अगले 27 चैप्टर के अंदर इसका कहीं जिक्र ही नहीं है? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसकी कुछ सीमाएं हैं। विमीय विश्लेषण के जो हमारा मेथड है, जो हमारा तरीका है इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसकी कुछ विमाएं होती हैं, उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। विमाएं बोल रहा हूं, उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। वो सीमाएं क्या हैं वो देख लेते हैं। जैसा यहाँ पर हमारी जो है, मैंने 5 सीमाएं जो हैं वो लिखी हैं। अब वन बाय वन करके हम इसको समझेंगे कि क्या क्या जगह ऐसी है जहां पर विमीय विश्लेषण का जो हमारा तरीका है वो फेल कर जाता है, उससे आंसर नहीं आते हैं सही। देखो, सबसे पहला,
यह विधि विमाहीन नियतांकों या राशियों जैसे कि हो गया पाई के मान नहीं बता सकती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी हमने पीछे देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर पढ़ा है भौतिक सूत्रों की जांच या नई राशियों के सूत्र को व्युत्पन्न करना। हम इससे नए सूत्र भी बना सकते हैं और भौतिक राशियों के सूत्रों की जांच भी कर सकते हैं। बट अगर भौतिक राशि के सूत्रों में पाई आ जाएगा तो हम सूत्र की जांच नहीं कर सकते सही सही, या पाई के अलावा और कुछ ऐसा आ जाएगा जिसकी कोई विमा ही ना होती हो, तो भी हम जो है फिर विमीय विश्लेषण का यूज नहीं कर सकते। तो यहां से हमें क्या पता चला? यहां से हमें पता चला कि विमीय विश्लेषण के मेथड का प्रयोग करके हम केवल उन्हीं सूत्रों की और उन्हीं समीकरणों की सत्यता की जांच कर सकते हैं या फिर उन्हीं संबंधों को स्थापित कर सकते हैं जिनमें जितनी भी चीजें हैं सबके पास विमा होनी चाहिए। किसी कोई भी नंबर ना हो, जैसे पाई वगैरह हुआ, ये सब चीजें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसकी विमा का हमें ना पता हो या जिसके पास विमा ही ना हो। अगर ऐसा होगा तो हम वहां पर विमीय विश्लेषण नहीं लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं, साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक, ये सब चीजें जो लघुगणकीय होते हैं, लॉग होते हैं, ठीक है, और घातीय होते हैं जैसे e टू द पावर x, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है e टू द पावर x। तो अगर किसी फॉर्मूले के अंदर साइन कोस टेन इनमें से कुछ आ रहा है या फिर किसी फॉर्मूले के अंदर लॉग वगैरह आ रहे हैं, e टू द पावर x आ रही है, तो वहां पर भी जो है हम विमीय विश्लेषण का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विमीय विश्लेषण हमें ना तो साइन के बारे में बताता है, ना कोस के बारे में बता सकता है, ना टेन के बारे में बता सकता है, ना लॉग के बारे में बता सकता है, ना e टू द पावर x के बारे में बता सकता है। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि विमीय विश्लेषण का यूज करने का जो आधार है, जिस आधार पर विमीय विश्लेषण यूज किया जाता है, वो आधार है विमाओं का होना। अब इनमें से किसी के पास भी विमा नहीं होती है क्योंकि इनके पास मात्रक ही नहीं है। कभी साइन थीटा का मात्रक लिखा ही नहीं जाता है, कोस थीटा का मात्रक लिखा ही नहीं जाता है, पाई का मात्रक लिखा ही नहीं जाता है, इनके तो नंबर्स आते हैं हमारे पास। तो इसलिए चूंकि इनके पास मात्रक नहीं है तो विमा भी नहीं है, और जब विमा नहीं है तो विमीय विश्लेषण का यूज भी यहाँ पर नहीं किया जा सकता। तो ऐसा अगर कोई भी फॉर्मूला होगा जिसमें साइन कोस टेन यानी ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज आ रही होगी, त्रिकोणमितीय वाली, या लघुगणक वाली लॉग वगैरह आ रहा होगा, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ रही होगी पावर वाली e टू द पावर x, a टू द पावर ax, ऐसा कुछ बन रहा होगा, तो वहां पर जो है हम विमीय विश्लेषण का यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारी जो थी इसकी दूसरी सीमा थी, यानी ऐसी जगह भी हम यूज नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरी बात, एक से अधिक पदों वाले समीकरण, जैसे कि ये एक गति की समीकरण है हमारी दूसरी व नंबर की। क्या समीकरण है? ये समीकरण हमारी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तुमने पढ़ी भी होगी। तो इसमें देखो अगर मैं पद गिनता हूं तो इस तरफ तो एक ही पद है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? एक पद और दो पद, ये दो पद है। अच्छा, पद कैसे डिफाइन किया जाता है? कैसे हम बोलेंगे कि यहां तक एक पद है और यहां से आगे को दूसरा पद है? तो पद बदलते हैं प्लस और माइनस के निशान से। अब देखो कैसे बोल रहा हूं मैं, यहां पर एक प्लस का निशान लगा हुआ है, ये तो प्लस से पहले एक पद होगा, प्लस के बाद में एक पद होगा। मान लो मैं ऐसे लिख देता हूं कि a बराबर हुआ b प्लस सी प्लस डी, तो इस तरफ जो है वो तीन पद हैं। क्यों? क्योंकि एक b है, इसको c से लग क्या कर रहा है? प्लस का निशान। c को d से लग क्या कर रहा है? इस e वाला प्लस का निशान। मान लो आगे e और होता, ऐसे माइनस e होता, तो अब इसमें कितने पद हो गए? इस तरफ हो गए इसके अंदर चार पद, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस जो है चार चीजों को अलग अलग कर रहे हैं। तो पद जो हैं वो अलग अलग होते हैं हमारे प्लस और माइनस की वजह से, गुणा भाग की वजह से नहीं होते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, a बराबर बी सी डी ई, तो ये पूरा मिलकर के एक ही पद कहलाएगा, ये अलग अलग नहीं होगा। या फिर मैं इस तरह से लिख दूं, a बराबर हो गया बी सी बाई डी, तो ये पूरा मिलकर के एक ही पद कहलाएगा, ये दो पद नहीं कहलाएंगे। तो पद जो हम काउंट करते हैं वो करते हैं प्लस माइनस के, यानी एक प्लस से दूसरे प्लस तक, या एक प्लस से दूसरे माइनस तक, या माइनस से माइनस तक। इस तरह से जो है हम पदों को मापते हैं या नापते हैं या काउंट करते हैं। तो एक से अधिक पदों वाले जो समीकरण होते हैं, जैसे कि ये वाला हो गया, को सत्यापित नहीं कर सकते। हम विमीय विश्लेषण से ऐसी किसी इक्वेशन को सत्यापित नहीं कर सकते हैं। इसके दो रीजन है। एक तो बहुत सारे पदों पे विमीय विश्लेषण चलता भी नहीं है, लेकिन देखो इस इक्वेशन के अंदर नंबर और आ रहा है 1/2, 1/2। अब 1/2 की तो कोई विमा नहीं होती है, क्योंकि 1/2 का कोई मात्रक भी नहीं है।
तो जब 1/2 के पास मात्रक नहीं, इसके पास विमा नहीं, तो फिर ये तो विमीय सूत्र के अंदर कहीं भी नहीं आएगा हमारे। और जब नहीं आएगा तो हम क्या प्रूफ करेंगे? हम प्रूफ करके निकालेंगे S बराबर UT प्लस AT स्क्वायर। हमारे अकॉर्डिंग तो ये आ जाएगा। 1/2 आएगा नहीं, क्योंकि 1/2 की विमा ही नहीं होती है, और जब 1/2 आएगा नहीं तो ये इक्वेशन पूरी की पूरी हमारी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी गलत। तो इसलिए अगर कोई भी इक्वेशन ऐसी हो जिसमें एक से ज्यादा पद हो, तो वहां पर हम विमीय विश्लेषण का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर जो है आंसर के गलत होने के चांसेस हमारे रहते हैं, और मोस्टली गलत ही आता है। अगर नंबर इन्वॉल्व हो तो 100% ही गलत आएगा। इसके बाद यदि कोई राशि, इसको बिठान देता हूं जो मैंने अब तक लिखा है, देखो 4th पॉइंट है, यदि कोई राशि 3 से अधिक विमाओं, मूल विमाओं पर, जो होगी होता है हमारा M, L और T पर निर्भर हो तो संबंध स्थापित नहीं होगा। तो विमीय विश्लेषण से हम केवल, जैसे मैंने यहाँ पर अभी पीछे बताया था, हम नए राशियों के सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हैं, नई नई राशियों के सूत्र बना सकते हैं, पर सूत्र बनेगा उसी राशि का जो केवल और केवल M, L और T पर निर्भर करती हो, या जिसके अवयवों को MLT में तोड़ा जा सकता हो। मतलब अगर MLT इन तीन के अलावा उसके फॉर्मूले में कुछ और आता होगा, तो हम विमीय विश्लेषण से उसको नहीं निकाल सकते। ना तो हम उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं, और ना ही हम उसका कोई नया फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर कोई भौतिक राशि हमारी 3 से अधिक चीजों पर, 3 से अधिक विमाओं पर निर्भर कर रही है, MLT के अलावा भी और चीजों पर निर्भर कर रही है, तो जनरली हम उसका फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं सही सही। कुछ केसेस के अंदर ऐसा होगा भी कि वो निकल जाएगा, थीटा वगैरह होता है, इनवर्स में पहुंच जाता है आराम से, कुछ न्यूमेरिकल हम ऐसे करेंगे। बट विमीय विश्लेषण जो होता है वो यहाँ पर आकर के हर बार सही रिजल्ट, सही आंसर नहीं देता है। तो जनरली जो है मना ही किया जाता है कि अगर कोई भौतिक राशि 3 या 3 से, मतलब 3 तक तो है, अगर 3 भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, 3 मूल राशियों पर निर्भर कर रही है, तो सॉल्व कर लो। अगर 3 से ज्यादा मूल राशियों पर निर्भर कर रही है, रहने दो, फिर मत करो। ठीक। इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट, यह स्केलर और वेक्टर प्रकृति नहीं बताता। तो ये नए फॉर्मूले बना देगा, पुरानों की सत्यता की भी जांच कर देगा, और एक तरह के मात्रकों को दूसरे तरह के मात्रक में ही परिवर्तित कर देगा। बट ये भौतिक राशि के बारे में ये चीज नहीं बताता कि भौतिक राशि जो है वो हमारी स्केलर है या वेक्टर है। अब स्केलर वेक्टर का मतलब होता है, स्केलर का मतलब होता है अदिश, यहाँ पर जो स्केलर है इसका मतलब होता है अदिश, और जो वेक्टर है इसका मतलब होता है सदिश। तो विमीय विश्लेषण का जो हमारा ये मेथड है, ये कभी भी किसी भी भौतिक राशि के बारे में ये नहीं बता सकता कि भौतिक राशि जो है वो सदिश राशि है या फिर भौतिक राशि जो है वो अदिश राशि है। तो ये इन सब चीजों को भी नहीं बताता। और इन्हीं सब, ये जो इतनी सारी इसकी सीमाएं है ना, इन्हीं सब सीमाओं की वजह से जो विमीय विश्लेषण का ये हमारा पूरा पूरा जो कंसेप्ट है, ये पहले चैप्टर में ही सिमट के रह गया है। लेकिन ये यूजफुल बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे ऐसा होगा कि कई बार जो हमारे नीट एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो ड्राइव करने में, जो बनाने में, फॉर्मुलेट करने में बहुत ज्यादा बड़े होंगे। बट अगर तुमको विमीय विश्लेषण पता होगा, अगर तुम्हें विमाओं का ज्ञान होगा, तो हो सकता है कि अगर तुम्हें उस कंसेप्ट का ना भी पता हो जिससे वो क्वेश्चन हो रहा है, तब भी तुम अपने एग्जाम के अंदर उस क्वेश्चन को करके आ सकते हो। तो ये जो हमारा पहला चैप्टर है, ये अपने आप में 12 नंबर तो कैरी करता है, बट इसके अंदर जो मेथड है हमारा विमीय विश्लेषण वाला, वो एटलीस्ट कम से कम 2 और क्वेश्चन में लगने वाला है तुम्हारे जो एग्जाम में आने वाले हैं, जहां पर हमें XYZ ABCD के अंदर कुछ चीजें प्रूव करनी होती हैं। तो वहां पर भी ऐसा होता है कई बार कि हम केवल विमीय एनालिसिस से, जो हमारा विमीय विश्लेषण होता है, उससे हम जो है आंसर की जांच कर सकते हैं और सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे होगा ये आगे मैं क्रैश कोर्स के अंदर कंटिन्यूसली बताता रहूंगा। अब हमने विमीय विश्लेषण की सीमाएं पढ़ ली हैं, इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या पढ़ना है। इसके बाद ये बहुत बहुत बहुत, मतलब जितना इंपॉर्टेंट इसको बोल दो तुम उतना कम है। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, बस क्या बताऊं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। विमीय समानता का सिद्धांत सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, भारी सा लग रहा है क्या चीज, ये भी देख लेते हैं। विमीय समानता का सिद्धांत कहता है कि किसी समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। अब ये तो हो गई इसकी लैंग्वेज जो कि बुक्स वगैरह के अंदर दी हुई है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये है क्या चीज। विमीय समानता का सिद्धांत जो है वो क्या होता है, अब ये समझते हैं। देखो, इस सिद्धांत के अनुसार क्या बात है कि तुम लंबाई के अंदर
लंबाई ही जोड़ सकते हो, द्रव्यमान के अंदर द्रव्यमान ही जोड़ सकते हो। तो विमीय विश्लेषण के अंदर ही एक ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत होता है हमारा, विमीय समांगता का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि एक जैसी भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा व घटाया जा सकता है। गुणा भाग किसी की भी किसी में कर सकते हो, लेकिन दो भौतिक राशियों को आपस में जोड़ने और घटाने के लिए उनकी विमाओं का समान होना अनिवार्य है। ये चीज है। तो ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इसकी डेफिनेशन जो है ये यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि दो भौतिक राशियों के योग व अंतर के लिए उनकी विमा का समान होना अनिवार्य है। अनिवार्य है, ये बात है। तो तुम दो एक जैसी चीजों को ही आपस में जोड़ या फिर घटा सकते हो। लंबाई में लंबाई को जोड़ा जा सकता है, लंबाई में से लंबाई को घटाया जा सकता है, द्रव्यमान में द्रव्यमान को जोड़ा जा सकता है और द्रव्यमान में से द्रव्यमान को घटाया भी जा सकता है। सेम टेम्परेचर के अंदर टेम्परेचर यानी तापमान के अंदर हम तापमान को जोड़ सकते हैं या फिर हम तापमान से तापमान को ही घटा सकते हैं। ऐसा देखो होता भी नहीं है। अगर तुम जनरल केस में भी देखो, सपोज करो एक पर्सन 50 किलो का है, वो 100 किलोमीटर गया, तो तुम ऐसा तो नहीं बोलोगे कि वो 150 का हो गया, वो कि वो 50 का था 100 किलोमीटर चल गया तो अब 150 का हो गया। या फिर तुम उसको ऐसे भी नहीं बोल सकते कि पर्सन 50 का था 100 किलोमीटर चल के आया है तो इसका मतलब उसने जो टोटल दूरी तय करी वो 150 हो गई। तो कभी भी द्रव्यमान और दूरी एक साथ तो जुड़ती नहीं है। कभी भी तुम ऐसा भी नहीं करते होंगे कि भाई तुमने 1 किलो वजन लिया, तुमने उसको अपने हाथ में रखा और तुमने बोला कि भाई पहले मेरे अंदर 40 किलो वजन था और मेरी हाइट थी 5 फीट, अब मैंने 1 किलो वजन और उठा लिया, अब मेरी हाइट हो गई है 6 फीट, क्योंकि 5 फीट पहले थी और 1 किलो वजन है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बट हाँ, ऐसा जरूर हो जाएगा कि 1 किलो वजन तुमने हाथ में लिया है और अब तुम कहने लगो कि पहले मेरे अंदर वजन था 40 और अब हो चुका है 41, क्योंकि ये वजन है, मास है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान द्रव्यमान में ऐड हो जाएगा, बट द्रव्यमान लेंथ में ऐड नहीं होगा। तो ये जो हमारा समानता वाला सिद्धांत है वो इसी बात को बोलता है कि अगर किसी समीकरण के अंदर दो चीजें प्लस या माइनस करके लिखी हुई है, इसका मतलब है वो दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, वो दोनों चीजें कैसी हैं? वो एक जैसी हैं। अब इसको मैं कुछ एग्जाम्पल से बताता हूं तुमको। जैसे मान लो अभी एक हमने समीकरण लिखी थी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने एक समीकरण जो है वो लिखी थी। अब इस जो नियम है हमारा, ये जो सिद्धांत है हमारा, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं s क्या होता है, यहाँ पर दूरी होता है। तो मैंने ये लिख दिया कि भैया s तो है यहाँ पर दूरी, s क्या है? दूरी, ठीक है। अब ut क्या होगा? इस सिद्धांत के अनुसार ये भी क्या होगा? दूरी होगा। और ये पूरी टर्म भी हमारी क्या होगी? ये भी हमारी क्या होगी? दूरी होगी, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है ना। तो दूरी में दूरी ही जोड़ी जा सकती है और आंसर भी क्या आएगा? वो दूरी ही आएगा। इस तरह से जैसे एक और इक्वेशन होती है हमारे पास, एक और लिख देता हूं मैं, ये होता है हमारा v बराबर u प्लस ए टी होता है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है हमारा ये क्या है? ये u एक वेग होता है, प्रारंभिक वेग बोल देते हैं इसको हम इस इक्वेशन के अंदर। v भी क्या है? v भी एक वेग है। तो वेग के अंदर क्या जुड़ना चाहिए? जो वेग ही आए, वेग ही जुड़ना चाहिए। इसका मतलब a इंटू टी भी क्या होगा? हमारा वेग होगा। तो जो विमीय समानता का सिद्धांत है वो इस बात को बोलता है कि इसकी विमा जो आएगी, इसकी जो विमा होगी और इसकी जो विमा होगी, तीनों की विमा कैसी होगी? बराबर होगी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समीकरण गलत है, ये फॉर्मूला गलत है। यानी किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी समीकरण में अगर उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड की विमा है और जो उसकी राइट हैंड साइड की विमा है वो अगर एक साथ एक जैसी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो फॉर्मूला या वो समीकरण जो है विमीय रूप से गलत है। ओके, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि F बराबर M में होता है, एक और इक्वेशन इसी की वही देख लेते हैं। पहला एक इक्वेशन हमारे पास होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2a और s। तो इस इक्वेशन के अंदर क्या होगा? ये जो v स्क्वायर है ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है वेग का स्क्वायर, वेग की घात 2। तो ये लिखा हुआ है हमारा वेग की घात 2। ये भी ऑब्वियस है, ये भी हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि वेग की घात कितनी है? 2।
तो ये पूरा भी क्या होगा हमारा, ये भी बनेगा हमारा वेग की घात 2, वरना ये तीनों चीजें आपस में वेरीफाई ही नहीं होंगे। क्योंकि हमें पता है कि ये समीकरण ऐसे होती है, इसका मतलब अगर ये वेग का स्क्वायर है तो ये भी वेग का स्क्वायर होगा और लास्ट वाला भी क्या होगा, वेग का स्क्वायर होगा। अन्यथा ये समीकरण जो होगी ये सही नहीं होगी, ये समीकरण क्या हो जाएगी हमारी, गलत हो जाएगी। तो विमीय विश्लेषण के अंदर हमारा जो विमीय समानता का सिद्धांत है वो इसी बात को बोल रहा है कि दो एक जैसी चीजों को ही तुम आपस में जोड़ सकते हो और दो एक जैसी चीजों को ही तुम आपस में घटा सकते हो। अगर तुम द्रव्यमान के अंदर द्रव्यमान जोड़ोगे तो ही द्रव्यमान मिलेगा। द्रव्यमान में तुम लंबाई नहीं जोड़ सकते हो, द्रव्यमान में तुम समय नहीं जोड़ सकते हो, द्रव्यमान में तुम करंट या धारा नहीं जोड़ सकते हो, द्रव्यमान में तुम आवेश नहीं जोड़ सकते हो। तो दो एक जैसी भौतिक राशियां ही आपस में जोड़ी व घटाई जा सकती हैं और उनके जोड़ व घटाव के बाद जो आंसर आएगा वो भी वही भौतिक राशि होगा जिनकी तुम जोड़ घटा कर रहे हो। ये था हमारा पूरा पूरा कंसेप्ट समानता का सिद्धांत विमीय विश्लेषण के अंदर। आगे हम देखेंगे, आगे हम इस सिद्धांत का यूज करेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इस टॉपिक के अंदर, तब तुम्हें जो है और भी ज्यादा चीजें जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी। अब आगे देखते हैं इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर और क्या चीज बची हुई है। और तो स्लाइड खाली है, तो खाली स्लाइड में क्या करेंगे, खाली स्लाइड में हमें जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की ना विमा निकालनी है। तो विमा निकालने से पहले हमें कुछ चीजों की विमा पहले से ही पता होनी चाहिए। जैसे क्या क्या हमें पता होना चाहिए कि देखो भाई अगर कहीं पर द्रव्यमान आएगा तो द्रव्यमान की जगह तो मैं लिख दूंगा कैपिटल एम, और अगर कहीं पर आएगी फॉर्मूले में लंबाई तो लंबाई की जगह मैं लिख दूंगा एल, और अगर कहीं पर आएगा फॉर्मूले में समय तो समय की जगह भैया हम लिख देंगे टी। इस तरह से तो जब भी हम किसी चीज का विमीय सूत्र लिखते हैं या हम विमाओं का प्रयोग करके उसका विमीय समीकरण वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं, तब हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कहीं पर अगर द्रव्यमान आएगा तो हम क्या लिख देंगे एम उसकी जगह, लंबाई आएगी तो क्या लिख देंगे एल, और समय आएगा तो क्या लिख देंगे टी। लंबाई और किस किस रूप में आ सकती है, लंबाई आ सकती है दूरी के रूप में, लंबाई आ सकती है विस्थापन के रूप में, लंबाई आ सकती है चौड़ाई के रूप में, चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई ही होती है, या ये आ सकती है ऊंचाई के रूप में, ऊंचाई भी एक तरह की क्या होती है, लंबाई ही होती है। तो अगर कहीं पर दूरी विस्थापन चौड़ाई ऊंचाई या लंबाई दिया हुआ है तो वहां पर मैं क्या रख दूंगा एल। द्रव्यमान अगर कहीं पर दिया हुआ है तो वहां पर मैं क्या रख दूंगा एम, और अगर समय कहीं पर लिखा हुआ है तो उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा टी रख दूंगा। इस तरह से जो है मैं विमीय सूत्र बनाऊंगा, और हमेशा विमीय सूत्र जो होगा वो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा क्योंकि इसको लिखने का यही स्टैंडर्ड है। तो अगर मैं कहीं पर केवल एम लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा। एम हमेशा कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। ऐसे ही अगर मैं कहीं पर एल लिख दूं तो ये गलत है। अगर मैं विमीय सूत्र लिख रहा हूं तो मुझे इसको ऐसे बंद करना पड़ेगा। अब ऐसा होगा ना खुला रहेगा तो हो सकता है भाग जाए किसी को लेके, तो इसलिए इसको बंद करना जो है वो जरूरी है। तो अब हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले जो है विमीय सूत्र जो है वो बनाने स्टार्ट करते हैं। जैसे 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 चलो ब्लैक सी करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा किस चीज का, क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल तो होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, बेसिकली यही होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बेसिकली क्या है, एक तरह की लंबाई ही तो है और कुछ थोड़ी है। लंबाई गुणा चौड़ाई जो है वो बेसिकली लंबाई और लंबाई ही तो है। तो मैं पहली वाली लंबाई के लिए यूज कर सकता हूँ एल, और दूसरी वाली चौड़ाई के लिए भी यूज कर सकता हूँ एल, और एल की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा L2। तो क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र हुआ वो क्या हुआ हमारा L2। L की पावर 2 नहीं बोलते इसको, इसको हम बोलते हैं L2, घात नहीं बोलते बेसिकली इसको बोलते हैं हम L2 ऐसे। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा लेते हैं फिर आयतन। आयतन, अब आयतन क्या होता है, आयतन हमारा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो इसका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके लिए लिखते हैं, तो लंबाई के लिए पहले L लिखा जाएगा, फिर चौड़ाई के लिए भी एक L लिखा जाएगा, फिर ऊंचाई के लिए भी एक L लिखा जाएगा। तो टोटल कितने L हो चुके हैं, 3 L हो चुके हैं, तो L3। ये किसकी विमा हुई हमारी, ये विमा हुई हमारी आयतन की। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, शायद समझ में आ रहा होगा और आ जाएगा, काफी सारी चीजों की जो है विमा निकालने वाले हैं, तो आ जाएगा एंड तक होते होते, इतना वीडियो एंड होगी। इसके बाद निकालते हैं हम घनत्व की, घनत्व। अच्छा, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है हमारा द्रव्यमान और बटे आयतन, ये होता है।
घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहाँ से इसकी विमा कैसे पता चलेगी? विमा देख लेते हैं। द्रव्यमान के लिए क्या बताया है? m यूज करना है, तो m हो गया। चलो ठीक है, इस बार तो नीचे है आयतन। अच्छा, आयतन की विमा तो अभी निकाल ली है, कितनी आई है हमारी? l क्यूब। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम? l3 या l क्यूब, इस तरह से रखेंगे। ओके, अब ये पावर नीचे या फिर ये नंबर नीचे, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या बना हमारा? ये बना हमारा m की पावर तो बनी 1 और l की पावर कितनी बनी? -3। बोला जाएगा m1 l-3, ऐसे नहीं बोलते m की पावर 1 l की पावर -3, ऐसे नहीं बोला करते, बोलते हैं m1 l-3। इसके बाद और देखते हैं आगे। 4 में हम कैलकुलेट करते हैं वेग। वेग क्या होता है? तो वेग का फॉर्मूला देखो भाई, वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग बराबर होता है हमारा विस्थापन बटे समय। वैसे तो समय अंतराल होता है, चलो वही लिख दिया, समय अंतराल। अब विस्थापन तो भैया जो मैंने क्या बताया अभी, विस्थापन हुआ, दूरी हुआ, चौड़ाई हुआ, ऊंचाई हुआ, लंबाई हुआ, सबके लिए क्या लिखते हैं? एल ही लिखते हैं सबके लिए। तो विस्थापन के लिए हम यहाँ लिखेंगे एल डिवाइडेड बाई समय अंतराल तो बेसिकली समय ही है, तो इसके लिए हो गया हमारा टी, इस तरह से। अब ये टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा L1 और t-1, इस तरह से। और भी लिखते हैं, जो वेग की होती है, वेग और चाल तो एक जैसी है, तो जो वेग की होगी वही किसकी होगी? वही चाल की भी होगी। और वेग कोई सा भी वेग हो, चाहे हर तरह के वेग की जो विमा होगी वो यही होगी, और चाल को इसकी भी हो, ठीक है ना, चाहे मत वाली हो चाहे लहराती हुई हो, सब चालों की जो विमा होने वाली है वो क्या होने वाली है? L1 और t-1 ही होने वाली है। और देखते हैं आगे, जैसे पॉइंट नंबर 5 हमारा ये त्वरण देख लेते हैं। त्वरण क्या होता है? तो भैया त्वरण जो होता है इसका फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी कि वेग बटे समय अंतराल। सही से लिखूं तो ऊपर आएगा वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। मतलब वेग में परिवर्तन होने के बाद भी वेग ही रहने वाला है। वेग की विमा कितनी है भाई? अभी हमने निकाली इससे ऊपर वाले उसमें। वेग की विमा है हमारी L-t-1, ये वेग की विमा है। नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है समय अंतराल यानी t समय हो गया। अभी t की पावर 1 है, ये ऊपर जाकर के -1 होगी, और एक -1 ऑलरेडी है वहां पर, तो -1 कितना हो जाएगा? -2। तो ये आ जाएगा हमारा L-t-2, L के ऊपर 1 भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जो है हमारी जो है विमाएं जो है, विमेय सूत्र जो है वो हमारे निकलते हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना इसके अंदर, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि ये L2 जैसे लिखा हुआ है, तो वो इसको ऐसे लिख के देता है कि m की ऊपर विमा कितनी है? 0, L के ऊपर है 2 और t के ऊपर है 0। मतलब जो चीज नहीं गिवन होती, जैसे इसके अंदर m और t नहीं है इसके विमेय सूत्र के अंदर, तो यहाँ पर क्या करेगा वो? m की पावर रख देगा 0, t की पावर भी क्या रख देगा? 0 रख देगा, यानी m 0 कर देगा, t 0 कर देगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो यहाँ रख देगा वो m0 l क्यूब और t0, इस तरह से लिख देगा। इसको क्या लिख सकता है? इसको लिख सकता है m की पावर देखो 1 गिवन है, l-3 गिवन है, यहाँ पर कर देगा और t0। इसको वो लिख सकता है m0 l1 और t-1। इसको वो क्या लिख सकता है? इसको वो लिख सकता है m0 l1 और t-2, इस तरह से भी लिख सकता है। तो जो चीजें, जैसे यहाँ पर m और t नहीं था तो दोनों की ऊपर क्या लिख दिया? 0 0। यहाँ पर m और t नहीं था, दोनों के लिए क्या लिख दिया? 0 0 विमा लगा करके। यहाँ m था केवल t नहीं था, ml था यहाँ पर, t नहीं था, तो t के लिए क्या रख दिया? 0। यहाँ पर l और t था, m नहीं था, तो m के लिए क्या रख दिया? 0। बाकी दो के पास तो है अपनी अपनी विमा। इसके बाद ऐसे यहाँ पर L और T के पास तो अपनी विमा है, M के पास नहीं है विमा, तो M की विमा हमने क्या रख दी? 0 रख दी। तो वो इस तरह से भी लिख करके देता है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों चीजें सही है। हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, समझ में आना चाहिए बस, इतनी बात समझ में। और चीजें करते हैं। अभी हमने तुरंत तक की विमाएं जो है वो निकाल ली हैं, और इसमें अभी और भी करते हैं। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे बल से। बल, तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है हमारा द्रव्यमान और गुणा त्वरण, ये होता है बल बराबर। अब द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान की विमा क्या है? द्रव्यमान की विमा भी मैंने पीछे लिखी थी, देख लेते हैं क्या है। द्रव्यमान के लिए क्या यूज कर रहे हैं? m यूज कर रहे हैं द्रव्यमान के लिए। द्रव्यमान के लिए m यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? ये यहाँ पर यूज होगा m। इसके बाद क्या लिखना है? मल्टीप्लाई में, गुणा में क्या लिखना है? त्वरण। तो त्वरण की विमा देख लेते हैं। त्वरण की विमा लास्ट वाली ये आई है, L1 और t-2। तो याद रखते हैं L1
और t माइनस 2। अब इन दोनों को अगर मैं एक जगह मर्ज कर दूं तो m तो 1 होगा, l भी 1 होगा और t माइनस 2, तो ml t माइनस 2 ये किसकी हो गई हमारे पास, ये हो गई हमारे पास बल की। अब बल से आगे भी देख लेते हैं और चीजें भी हैं, जैसे यहां पर मैं सॉल्व करता हूं कार्य, कार्य की ओर देखते हैं। अगर हमें कार्य की विमा निकालनी हो, कार्य की विमा, कार्य बराबर, तो सबसे पहले तो याद होना चाहिए कार्य का फॉर्मूला। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है हमारा बल गुणा विस्थापन, विस्थापन ये होता है कार्य। अब बल की विमा, बल की विमा तो भैया अभी लिखी है हमने, इधर की तरफ लिखी है बल की विमा। क्या लिखी है बल की विमा, एम एल टी माइनस 2। तो देखो ये कार्य था हमारा, कार्य था हमारा बल गुणा विस्थापन, बल की विमा तो ये आ गई इधर, विस्थापन, विस्थापन की विमा क्या बताई थी अभी, विस्थापन की विमा बताई थी एल। सबको सोल्व करेंगे, m की पावर तो 1, l की पावर एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों की गुणा होगी पावर ऐड हो जाएगी, L2 हो जाएगा, यहाँ क्या बचा हमारा t की पावर माइनस के 2, इस तरह से। तो ml2 t माइनस 2 ये किसकी हो गई, कार्य की हो गई। अच्छा जो कार्य की होती है वो और भी बहुत सारी की होती है, जो विमा हमारी कार्य की है वही है हमारे पास ऊर्जा की, ठीक है, जो कार्य की है ऊर्जा की है वही है हमारे पास बलाघूर्ण की। तो इन सब की विमा जो होती है वो सेम होती है, कार्य ऊर्जा बलागुण। अच्छा ऊर्जा कोई सी भी हो सबकी सेम होगी, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे वो कुल ऊर्जा हो, तो जितनी भी तरह की ऊर्जा होती है सबकी जो विमा होती है वो कैसी होती है, सेम होती है, कार्य के बराबर ही होती है। और वो कितनी होती है, ml2 t माइनस 2। और भी चीजें हैं, संवेग देख लेते हैं, संवेग की विमा क्या होगी, संवेग, तो संवेग का पहले फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा कि संवेग का फॉर्मूला क्या है। संवेग होता है हमारा द्रव्यमान गुणा वेग। अब हमें ये पता है कि द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र होता है m होता है, हमने m माना हुआ है शुरुआत से। और वेग, वेग का देखते हैं, अभी निकाला था हमने, वेग कहाँ पर है, ये है वेग चौथे नंबर पर। क्या फॉर्मूला है, ये वाला है lt माइनस 1। तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, वेग के लिए, वेग के लिए यूज करना पड़ेगा lt माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा mlt माइनस 1। ये हो गया हमारा किस चीज का, संवेग का, mlt माइनस 1। तो इस तरह से हम और भी चीजों के जो है डायमेंशनल फॉर्मूला यानी जो विमीय सूत्र होते हैं वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब और भी प्रैक्टिस कर लेना, वैसे इतने तो ये हैं कि याद होने चाहिए, और भी मैं बता देता हूँ तुमको, और भी शायद पता नहीं वीडियो कितनी लंबी हो चुकी है पर देख लेते हैं और भी। आवर्तकाल, आवर्तकाल, देखो आवर्तकाल जो होता है ना, चल जा भाई, आवर्तकाल, आवर्तकाल बेसिकली एक तरह से समय ही है, आवर्तकाल और कुछ नहीं है, आवर्तकाल बेसिकली क्या है, समय ही है। तो इसकी विमा भी समय के बराबर ही होती है, इसका मतलब टी होती है। आवृत्ति की विमा देख लेते हैं, आवृत्ति की विमा क्या होती है, आवृत्ति, आवृत्ति ऐसे लिखा जाएगा ना, गलत लिखा गया, हिंदी में थोड़े से वीक हो गए हम, फिर से लिख कर दे दूँ, आवृत्ति, अब यार लिखा ना जा रहा है आवृत्ति, तो रुक जाओ, फ्रिक्वेंसी लिख दूंगा मैं, हिंदी थोड़ी सी पढ़ाते जो ना इंग्लिश वीक हो गई। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, वो होती है हमारी 1/, आवर्तकाल। और आवर्तकाल की विमा क्या है, अभी हमने बताया आवर्तकाल की विमा है हमारी टी, तो ये आ गया टी नीचे, और जैसे टी नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, t माइनस 1 हो जाएगा, t माइनस 1 हो जाएगा, आ गया याद, शायद ऐसे लिखा जाएगा आवृत्ति, ये यहाँ देता है आवृत्ति, यही सही होगा। बाकी देखो फ्रिक्वेंसी लिख दिया मैंने इंग्लिश के अंदर, काफ़ी दिनों से इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में थोड़े से हम वीक हो गए। तो फ्रिक्वेंसी का क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का होता है 1/, आवर्तकाल, आवर्तकाल की विमा क्या है, टी है, तो आवर्तकाल की विमा यहाँ रखी जाएगी टी, और ये टी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, t माइनस 1। तो इस तरह से हम और भी बहुत सारी चीज़ों की विमाएं जो हैं वो निकाल सकते हैं, जितनी मैंने यहाँ पर निकाल के बताई है, कितनी हो गई है, 5 तो इधर दी, और 6 7 8 9 10, ये 10 हो गई। और भी निकाल के बता दूंगा, एक आध कोणीय वेग की भी निकाल के बता देता हूँ, कोणीय वेग, कोणीय वेग, उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ,
इससे पहले रुक जाओ। तो ये मैंने 10 तो देखो निकाल के तुम्हें बता दी हैं। ऐसी ही और विमाएं भी हैं जिसको तुम निकाल सकते हो। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जैसे कि देखो कार्य की, ऊर्जा की और बलागुण की, इनकी विमा कैसी रही हमारी, एक जैसी रही। ठीक है। संवेग जैसी और भी विमाएं होती हैं। एक दाब की जो विमा होती है, दाब की विमा मैं निकाल के बता देता हूँ। दाब की विमा, दाब बराबर होता है हमारा बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा यहीं पर लिखी हुई है ऊपर। क्या लिखी हुई है बल की विमा? बल की विमा है ये m1l1t-2, m1l1t-2, ये हो गई हमारी बल की विमा। और क्षेत्रफल की विमा होती है L2। तो जब ये L2 ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर जाके हो जाएगा -2, और ऊपर है यहाँ पर +1। तो m के ऊपर तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन L के पास +1 थी, नीचे से गई -2, तो ये L के पास बचेगी -1 और t की पावर बचेगी -2, ये इस तरह से। तो m1 l-1 t-2 हो गई किसकी? दाब की। अब जो दाब की होती है ना वो औरों की भी होती है। किस किस की होती है? जो दाब की होगी ना वही होगी प्रतिबल की, और यही होगी हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? प्रत्यास्थता गुणांक जो होते हैं हमारे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, ये सब जो होते हैं, तो इनकी भी यही होती है, दाब की भी यही होती है। तो यहाँ पर हम एक चीज समझ पा रहे हैं कि जो विमा होती है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक की जो हो जाएगी वो बाकियों की नहीं हो सकती। एक ही विमा एक से ज्यादा भौतिक राशियों की हो सकती है। तो हमें जो है ये जरूर याद रखना है कि किस किस की विमा एक जैसी है। वो नीट में पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है एनटीए, और आगे भी पूछता रहेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, हर ऑप्शन के अंदर जो है 2-2 भौतिक राशियां दे देगा, और हमसे ये पूछेगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें लिखी हुई दोनों भौतिक राशियों की जो विमाएं हैं वो एक जैसी हैं। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। हम भी करेंगे अगली वीडियो जब मैं इसकी लेकर के आऊंगा क्वेश्चन की, उसके अंदर हम भी इस तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने एक चीज ऑब्जर्व की है कि एक जैसी विमा जो है वो एक से ज्यादा भौतिक राशियों की हो सकती है। ओके। एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक चीज की विमा हो। मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कोण की कोई विमा नहीं होती है। तो ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं जिनकी विमा नहीं होती हैं, जो विमाहीन होती हैं। जैसे अपवर्तनांक एक विमाहीन है, जितने भी अनुपात होते हैं सब विमाहीन होते हैं। कोण, चाहे वो घन कोण हो चाहे वो समतल वाला कोण हो, नॉर्मल कोण हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं? हमारे विमाहीन होते हैं। तो इस तरह की काफी सारी राशियां होती हैं जो हमारी विमाहीन होती हैं। तो हमें एक तो ये चीज याद रखनी है कि कौन कौन सी ऐसी हैं जो विमाहीन है। हमें ये भी याद रखना है कि किस किस की जो विमाएं हैं वो एक जैसी होती हैं। अब ये लिस्ट तुम्हें मिलेगी कहाँ? ये लिस्ट तुम्हें मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पर। कक्षा का ही टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ा हुआ है उसका, डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर तुम देख लेना। तो वहां पर मैं पूरी लिस्ट जो है प्रोवाइड करा दूंगा कि किन किन की विमा जो होती है वो एक जैसी होती है, किन किन की विमा जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होती है, और किन किन चीजों की जो विमा होती है वो अवेलेबल ही नहीं है, हमारे पास है ही नहीं, विमल ऐसे वो विमाहीन राशियां भी होती हैं कुछ। तो यहाँ से जो है ना हमें बस यही चीजें जो देखनी थी, और यहाँ से मुझे ये लगता है कि 10-11 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं ये विमाओं के तुम्हारे निकालने के, यहाँ से तुम्हें पता चला होगा कि विमाएं निकालते कैसे हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बीमा निकालने के लिए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज की बीमा निकालने के लिए उसका विमीय सूत्र, मतलब उसका विमीय सूत्र कह रहा हूँ, उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो ये जो है ना यही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमें फॉर्मूले पता होंगे तो हम आगे की चीजें जो है ना ये कर लेंगे, और अगर हमें फॉर्मूलों का ही नहीं पता होगा तो फिर बीमा उमा हमसे कुछ होगा नहीं। तो विमीय विश्लेषण से विमा ज्ञात करना, क्वेश्चन करना, ये सब चीजें किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये सब चीजें डिपेंड करेंगी कितने फॉर्मूले, कितने सूत्र जो है वो तुमने याद किए हुए हैं फिजिक्स के। किसी भी सूत्र से तुम विमा निकालोगे हमेशा कैसी आएगी? सेम आएगी। बल्कि इस फॉर्मूले से जो विमा आएगी वही बाकी फॉर्मूले से भी आएगी। फिजिक्स के तुम किसी भी फॉर्मूले से अगर तुम बल की विमा निकालोगे वो हमेशा आने वाली है m1l1t-2। सेम फॉर वर्क, कार्य के लिए भी जो है वो सेम टू सेम ऐसे रहने वाला है। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर हमने विमा और विमेय विश्लेषण के बारे में पढ़ा, उसकी सीमाओं के बारे में पढ़ा, उसके उपयोग पढ़े, और मैंने यहाँ पर तुम्हें 11 भौतिक राशियों के जो है विमेय सूत्र जो है वो निकाल करके भी बताए। इसके अलावा जो है अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम विमेय विश्लेषण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो भी प्रीवियस में आए हैं वो भी कर लेंगे, जो अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वो भी कर लेंगे। तो फिलहाल जो रखते हैं इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, तकरीबन 10-12-15 क्वेश्चन, जो 20 मिनट के आसपास की वीडियो हो जाए हमारी। तो फिलहाल बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय,
और पढ़ते रहियो भाई, जाड्डा बंदा मानियो, ठीक है।